सब्सक्राइब कीजिए तेजस एजुकेशन पॉइंट चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस पहुंच सके आप तक सबसे पहले। हेलो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर गुड। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो क्लास 12th का न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग 5th चैप्टर है जिसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम शुरू करते हैं हम अपने आज की क्लास मेरे यानी लेक्चरर उदय कुमार के साथ। चलिए बेटा, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी चैप्टर का, आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है और इसके बहुत सारे टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर आज हम सिर्फ उसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहेगी। चैप्टर का नाम क्या है, जल्दी बताएंगे? शाबाश, समकालीन विश्व में, शाबाश, विश्व में सुरक्षा। कोई बच्चा बता सकता है सुरक्षा का क्या मतलब है? क्या होता है सुरक्षा का अर्थ? शाबाश, सुरक्षा का सामान्य अर्थ क्या है? तो जैसा कि बच्चे ने बताया, खतरों से आज़ादी। अब देखिए यहाँ पर हम किस तरीके के खतरों की बात कर रहे हैं और किस आज़ादी की बात कर रहे हैं, ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसर्न होने वाला है और यही आपके इस चैप्टर का बेस भी है। तो अगर मैं चैप्टर की बात करूं, इस चैप्टर का जो बेस है वो इसी पर डिपेंड करता है कि खतरों से आज़ादी के लिए हम क्या वर्ड यूज़ कर रहे हैं? सुरक्षा। और सुरक्षा जो है वो किस प्रकार की होनी चाहिए? तो एक सामान्य तरीके से अगर हम सोचने की बात करें तो सुरक्षा दो तरीके की है जो कि आपका चैप्टर डिस्कस कर रहा है। पहली सुरक्षा कौन सी है? आंतरिक। पहली कौन सी है? आंतरिक। और दूसरी है बाह्य। तो देखिए यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल ही है, बहुत साधारण सी बात है। अगर मैं ह्यूमन बॉडी की बात करूं तो हमें शरीर के अंदर से भी स्वस्थ रहना है और बाहर से भी रहना है। तो यही आपका सिलेबस बात कर रहा है, आंतरिक और बाह्य। क्लियर है बेटा? इसे क्या बोला गया है? परंपरागत। क्या बोला गया है? परंपरागत खतरे के स्रोत। क्लियर है बेटा? इसे आपके बुक में किस हेडर के अंदर रखा हुआ है? परंपरागत खतरे के स्रोत। तो सबसे पहले हमें जो खतरा है वो क्या है? आंतरिक है और उसके बाद बाह्य। आंतरिक में हम किस किस टॉपिक को देख सकते हैं? जैसे किसी दो देशों के बीच में या किसी दो राज्यों के बीच में क्या चल रहा है? गृह युद्ध चल रहा है, या कोई राज्य जो है वो अलग डिमांड कर रहा है। जैसे आपने देखा तेलंगाना एक अलग राज्य बना, हरियाणा में भी आप देख सकते हैं चंडीगढ़ और पंजाब को लेकर प्रॉब्लम्स थी। ऐसे ही जम्मू कश्मीर, पंजाब में खालिस्तान की मांग। तो ये क्या है? आंतरिक समस्या है, आंतरिक खतरे हैं। तो गृह युद्ध कह सकते हैं, अलग राज्य की मांग, अलग राज्य की मांग। तो यहाँ पर हमारा अलग राज्य से क्या मतलब है कि कोई भी देश के अंदर जो राज्य एग्जिस्टिंग है और वो अपना विकास नहीं कर पा रहे हैं और वो डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए। क्लियर है बेटा? ये दूसरी तरफ अगर हम बाह्य खतरों की बात करें तो बाह्य खतरों में हम किसको देख सकते हैं? वो खतरे जो हमें देश के बाहर से मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं? देश के बाहर से मिल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आतंकवाद, इसमें हम किसको रख के देख सकते हैं? आतंकवाद को रखकर देख सकते हैं। जो आतंकवादी है घटनाएं हैं वो किस कारण होती हैं? वो अपनी नाजायज़ मांगों को मनवाने के लिए क्या करते हैं? हमला करते हैं, किसी तरीके का हाईजैक कर देंगे, किसी तरीके का बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे। तो इन सब खतरों को हमने किस कैटेगरी में रखा है? बाह्य। या हम सामान्य शब्दों में क्या कह सकते हैं
कि कोई भी खतरा जो कि सीमा पार से है, कहां से है, सीमा पार से है, उसे हम इस श्रेणी में, इस कैटेगरी में डालकर देख सकते हैं। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? कोई डाउट, कुछ पूछना बताना, कुछ समझना समझाना, कुछ रह गया हो? चलिए अब देखिए, ये तो हो गई सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। अब इसके बाद हम यहां पर देखेंगे गैर पारंपरिक धारणा। ये क्लियर है? इसमें कोई डाउट है पारंपरिक धारणा में? दूसरा यहां पर जो कॉन्सेप्ट है हम क्या देखेंगे, ये हमने देख लिया सुरक्षा की पारंपरिक धारणा। अब हम देखेंगे गैर पारंपरिक धारणा। नहीं बेटा, ये वीडियो में आपको दिख जाएगा तो फिर क्यों लिखना। दूसरा पॉइंट हम क्या देखेंगे, गैर पारंपरिक धारणा। ये टॉपिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं, तो ये एक जस्ट काइंड ऑफ अ रिव्यू है। अब ये जो बेटा गैर पारंपरिक धारणा है, इसे भी हम दो पार्ट्स में रखकर देख सकते हैं। गैर पारंपरिक धारणा में भी हम, जैसे वहां पर हमने पारंपरिक और गैर पारंपरिक करा था, यहाँ गैर पारंपरिक को भी हम दो पार्ट में बांटकर देखेंगे, जिसमें सबसे पहला पार्ट रहेगा मानवता की सुरक्षा। किसकी सुरक्षा? मानवता की सुरक्षा। और दूसरा हम देख सकते हैं विश्व की सुरक्षा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा इसमें, विश्व की सुरक्षा। तो देखिए, मानवता की सुरक्षा, या आप ये जो गैर पारंपरिक धारणा है, ये एक अलग कैटेगरी में भी रखकर देख सकते हैं, खतरे के नए स्रोत। क्या कह सकते हैं? खतरे के नए स्रोत। देखिए, आप खतरे के नए स्रोत से क्या मतलब है, पहले इस पॉइंट को एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे कि बहुत सारी जो जानें हैं, बहुत सारा जो मानवता का विनाश हो रहा है, वह केवल पारंपरिक तरीकों से नहीं हो रहा है। अब जो नुकसान है, ह्यूमैनिटीज़ को जो नुकसान है, वो एक अलग तरीके से हो रहा है। इसी के लिए हमने एक नया हेडर बनाया है, गैर परंपरागत या खतरे के नए स्रोत। अब इंटरनल या एक्सटर्नल वॉर्स में, गृह युद्ध में उतने लोगों की जान नहीं जाती है जितनी कि किसी अर्थक्वेक में चली जाती है, बाढ़ में चली जाती है, या किसी तरीके की कोई महामारी होती है उसमें चली जाती है। तो अब हमें इस और भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? बात समझ में आ रही है? अगर मैं वॉर की बात करूं, तो आप देखिए कितने साल पहले ऐसी कोई वॉर वाली घटना हुई थी, और उसमें जो लोगों की जान गई, और किसी बीमारी के कारण, जैसे अभी रिसेंटली एग्जांपल हम देख सकते हैं कोरोना। तो कोरोना में जितने लोगों की जान गई, वो वॉर की तुलना में बहुत ज़्यादा अधिक थी। इसीलिए अब हमें इस सेक्टर में भी ध्यान देना पड़ेगा। क्लियर है ये पॉइंट? अब देखिए, मानवता की सुरक्षा में हम किसको देख सकते हैं कि भाई कोई देश जो है वो भूख से मर रहा है, वहाँ पर अकाल आ गया है, ठीक है ना, कोई किसी तरीके का फ्लड आ गया है, या इसको एक अकेले हेडर में आप रखना चाहे तो कोई प्राकृतिक आपदा से, किससे? प्राकृतिक आपदा से जितने लोगों की जान जाती है उतनी किसी वॉर में नहीं जाती। क्लियर है? दूसरी तरफ अगर हम विश्व की सुरक्षा की बात करेंगे तो पर्यावरण से जितने भी जुड़े मामले हैं, किससे? पर्यावरण से जुड़े जितने भी मामले हैं वो हम इसमें रखकर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ेंगे भी और आपने छोटी क्लास में भी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है? एक पराबैंगनी किरणें हैं वो धरती में आ रही हैं, उसको क्या टर्म यूज़ किया जाता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, अगर इसको एक हेडर में रखने की बात की जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो वैश्विक ताप है, या जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग की नाम से जानते हैं, उससे भी बड़ी मात्रा में लोगों को नुकसान होगा अगर हमने उसका समाधान नहीं किया। क्लियर है बेटा? उसके बाद हम आतंकवाद को यहाँ पर देख सकते हैं रख के, कि आतंकवाद जो है वो भी क्या है, एक वैश्विक समस्या है, और इसके सुधार के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। देखिए 9/11 से पहले की बात करें तो इसे एक वैश्विक समस्या नहीं मानी जाती थी,
लेकिन 9/11 की घटना जो कि आपके सिलेबस में पहले था उसे अब आपके सिलेबस से हटा दिया गया, लेकिन आपको बेसिक पता होना बहुत ज़रूरी है। 9/11 के घटना से पहले आतंकवाद को वैश्विक समस्या नहीं माना जाता था, लेकिन 9/11 की घटना के बाद से इसे क्या माना गया? वैश्विक समस्या माना गया। ये किसी एक देश की समस्या नहीं है। आतंकवाद से सिर्फ भारत या पाकिस्तान या कोई और देश नुकसान नहीं झेल रहे हैं, इससे और सारे देश भी जो हैं वो नुकसान झेल रहे हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं जो जलवायु संकट है, क्या है? जलवायु संकट जो है वो भी इस कैटेगरी में रखकर देख सकते हैं। देखिए, जलवायु संकट में जैसे हमने यहाँ पर बताया वैश्विक ताप हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, तो जो हमारा रिजर्व वाटर है जो ग्लेशियर के फॉर्म में है, पर्वतों में जो संरक्षित पानी है वो क्या हो रहा है? मेल्ट हो रहा है। उस मेल्ट के होने की वजह से जो समुद्र का तल है वो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, और रहने लायक ज़मीन जो है वो कम हो रही है। समझ आ रही है बात? अब जब ये रहने लायक ज़मीन कम हो रही है तो ये भी तो एक विश्व की समस्या है कि नहीं है? ये भी क्या है? एक विश्व की समस्या है कि अगर रहने लायक ज़मीन कम होती जाएगी, जंगल कम होते जाएंगे, तो ये भी क्या है? एक समस्या है, और इसे भी हमें निपटना है। तो इसको हम किस हेडर में रख सकते हैं? खतरे के नए स्रोत। कोई डाउट है बेटा इसमें? तो चलिए एक बार जो हमने सेपरेट करके पढ़ा उसे एक फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा सुरक्षा की धारणाएं। तो सुरक्षा की धारणाओं में हमने इसे दो पार्ट में बांटा। पहला पार्ट था पारंपरिक धारणा और दूसरा था गैर पारंपरिक धारणा। पारंपरिक धारणा में हमने खतरों के जो स्रोत है उसको दो पार्ट में बांटा। सबसे पहला था बाहरी खतरा या बाहरी सुरक्षा, और दूसरा आंतरिक खतरा। तो यहाँ पर सबसे पहला जो बाहरी खतरा है वो क्या है? सैन्य हमला, यानी कि किसी दूसरी सेना के द्वारा हम पर हमला किया जाए। दूसरा पॉइंट हम देख सकते हैं जनसंहार, कि ऐसी कोई एक्टिविटी जिससे बड़ी मात्रा में लोगों को अपनी जान देनी पड़ रही है, तो उसे हमने किस में रखा है? जनसंहार में। ऐसे ही शक्ति संतुलन और गठबंधन, ये सारे जो पॉइंट्स हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि पारंपरिक धारणा में बाहरी खतरों की व्याख्या करें तो आप इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे। सेकेंडरी हमारे पास है आंतरिक खतरा। इसमें सबसे पहला है कानून व्यवस्था। किसी भी देश में अगर कानून व्यवस्था ठीक से लागू नहीं हो पा रही है तो हम इसे किस श्रेणी में रखेंगे? आंतरिक वाले में रखेंगे। क्लियर है बेटा? उसके बाद दूसरा है अलगाववाद। अलगाववाद का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल अभी आपने देखा, रिसेंटली जो है वो तेलंगाना अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ, और अभी भी पंजाब में आप देखेंगे खालिस्तान की मांग की जा रही है। तो जब भी किसी देश के अंदर कोई राज्य जो है वो सेपरेशन की मांग करता है तो उसे हम अलगाववाद की श्रेणी में रखते हैं। गृह युद्ध हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। गैर पारंपरिक खतरों में भी हमने इसे दो पार्ट में बांटा। सबसे पहला है मानवता की सुरक्षा और दूसरा है विश्व सुरक्षा। तो मानवता की सुरक्षा में मानव से जुड़े जितने भी पॉइंट्स हैं वो सभी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक आपदा का मैंने यहाँ पर हेडर डाल दिया है, जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ आ गई, कोई अर्थक्वेक हो गया, तो ये सारे पॉइंट जो है वो आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। किसी तरीके का अकाल पड़ रहा है, सूखा पड़ गया, तो इससे क्या है, मानवता जो है वो खतरे में पड़ जाती है। वैश्विक सुरक्षा की बात की जाए या वैश्विक खतरों की बात की जाए तो वैश्विक खतरों में उन मुद्दों को रखा जाता है जिससे कि कोई देश नहीं बल्कि पूरा का पूरा विश्व जो है वो प्रभावित होता है। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? तो देखिए यहाँ पर ये जो बाहरी खतरा है इसको हम एक और हेडर में देख सकते हैं, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा। क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम बाहरी खतरों की चर्चा करेंगे। और देश के भीतर की अगर बात करें तो ये जो आंतरिक है इसे अंदरूनी सुरक्षा भी कह सकते हैं। अंदरूनी सुरक्षा भी कहा जा सकता है। क्लियर है बेटा? इसमें कोई डाउट? तो आप इसको क्वेश्चन के सेट के अकॉर्डिंग समझें। आपका जैसे क्वेश्चन आ रहा है इसको समझने का सही तरीका क्या है, आपका जिस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है उसी तरीके के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपने आंसर को फ्रेम करेंगे। क्लियर है बेटा? यहाँ पर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है,
और अक्सर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है नव स्वतंत्र देशों के समक्ष सुरक्षा समस्याएं। तो जो भी देश नव स्वतंत्र होते हैं उनके समक्ष किस तरीके की जो चुनौतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसके बेसिस पर भी यहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो डेवलप होता है, वो बनता है। चलिए पहले एक बार क्वेश्चन लिख लेंगे। नव स्वतंत्र देशों के समक्ष खतरे। क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। नव स्वतंत्र देशों के समक्ष सुरक्षा से जुड़े खतरे या समस्याएं। नव स्वतंत्र देशों के समक्ष कौन कौन से खतरे हैं। तो यहाँ पर जब भी हम इस तरीके के टॉपिक को पढ़ते हैं तो पहले आपकी एक प्री नॉलेज होनी चाहिए कि हम कितने प्रकार के देशों को विश्व में देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा सा एक ग्राफ बनाकर आपको बताता हूँ। विश्व की अगर बात करें तो विश्व में 3 प्रकार के देश हैं। सबसे पहले वह देश जो अपना विकास कर चुके हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विकसित देश। दूसरे वह देश हैं जो कि विकास की प्रक्रिया में अभी लगे हुए हैं, उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं विकासशील देश। तीसरे प्रकार के जो देश हैं उन्होंने अभी अपना विकास करना जो है वो शुरू किया है, इसे कहा जाता है अल्प विकसित देश। क्या कहा जाता है, अल्प विकसित देश। देखिए इन तीनों देशों के बेसिस पर आपके कई चैप्टर्स जो हैं उनमें सवाल पूछे जाएंगे। अभी हम पर्यावरण वाला जब चैप्टर करेंगे उसमें भी इससे रिलेटेड सवाल रहेगा। ग्लोबलाइजेशन वाला जो चैप्टर करेंगे उसमें भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो इसको पहले यहाँ पे समझ लेते हैं ताकि आपकी जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो जाएं। इसको ये समझिए कि एक 100 मीटर की रेस है। ये क्या है, 0 से स्टार्ट हुई है और ये 100 मीटर की क्या है, रेस है। तो जो अल्प विकसित देश हैं उन्होंने अभी क्या किया है, सिर्फ स्टार्ट किया है। जो विकासशील देश हैं वो क्या है, 50% कर चुके हैं और 50% उन्हें अभी और करना है। और जो विकसित देश हैं वो क्या कर चुके हैं, फिनिश कर चुके हैं। क्लियर है बेटा, कोई डाउट यहाँ पर? अगर मैं कहूँ विकसित देशों में हम किन्हें रख सकते हैं तो USA हो गया या यूरोप के कई देश हो गए। आप देख सकते हैं यूरोप के अधिकतर देशों की बात करूं तो वो क्या हैं, विकसित देशों की कैटेगरी में आते हैं। सार्क कंट्रीज जो हैं जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सारे क्या हैं, विकासशील देश हैं। ठीक है, सार्क के देश या जो मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्हें हम विकासशील देशों में रखकर देख सकते हैं, जो कि अपने विकास को अभी कर रहे हैं। और तीसरा जो है अल्प विकसित देशों में हम कह सकते हैं कि अफ्रीका से जुड़े जो देश हैं उन सभी को हम यहाँ पर देख सकते हैं। या सामान्य शब्दों में कहें कि 1960 के बाद जो भी देश स्वतंत्र हुए हैं उन्हें हम अल्प विकसित देशों में रखकर देख सकते हैं। अब यहाँ पर समस्या या प्रॉब्लम क्या आती है कि अल्प विकसित देश जो है उनके सामने कई तरीके की समस्याएं रहती हैं, क्योंकि वो अभी नए नए स्वतंत्र हुए हैं। अब नए नए स्वतंत्र होने के कारण क्या होता है कि उनके सामने इकोनॉमिक जो उनका डेवलपमेंट है वो नहीं हुआ होता, पॉलिटिकल नहीं हुआ होता। इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम पर जिस भी कॉलोनी के अंडर वो थे, जिसके वो गुलाम थे, उन्होंने उनके सारे रिसोर्सेज को अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर चुका होता है। तो वो फाइनेंशियली वीक होते हैं, आइदर इकोनॉमिकली वीक होते हैं, पॉलिटिकली वीक होते हैं, उनके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है और इसी वजह से वो कई तरीके के खतरों के अंदर रहते हैं। क्लियर है बेटे कॉन्सेप्ट? चलिए अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे जो नव स्वतंत्र देश हैं उनके सामने क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या समस्याएं हैं। सबसे पहले पॉइंट के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं पड़ोसी देश। क्या है? पड़ोसी देश। तो देखिए चाहे देश हो या आपका पड़ोसी हो, अगर पड़ोसी अच्छा है तो क्या होगा, आपका विकास ज़्यादा तीव्रता से होगा, तेज़ी से होगा। आप अपने घर के आसपास देख सकते हैं, अपने मोहल्ले में देख सकते हैं, अपने देश में देख सकते हैं। अगर पड़ोसी झगड़ालू रहेगा तो क्या करेगा वो हमेशा
झगड़ा ही करता रहेगा, चीची चीची करता रहेगा और इससे आपका विकास नहीं हो सकता। तो सबसे पहली जो समस्या है, जो खतरा है किसी भी नव स्वतंत्र देश के लिए, वो है पड़ोसी देश। क्लियर है बेटा? इसका आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे नेपाल है या चाइना है, इनके आसपास के जो देश हैं वो क्या करते हैं, अपने देश के साथ उसको ऑक्युपाई करने की कोशिश करते हैं। चाइना जो है वो हमेशा क्या करेगा, नेपाल को, भूटान को, इनको अपने अंदर समाने का, यानी कि इनको ज़बरदस्ती कर्जा दे रहा है, फिर उनको गुलाम बनाने का। ये एक नई तरीके की गुलामी है। समझ आ गया बेटा? दूसरे पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं सीमा पार, कि इनके पास अगला खतरा क्या है, सीमा पार से है, यानी कि इनकी टेरिटरी के बाहर से है। तीसरे पॉइंट के रूप में हम क्या देख सकते हैं, देश में भी, इनके अपने देश में भी, अपने देश के भीतर, अपने देश के भीतर भी क्या है, कई तरीके के खतरे हैं। इन खतरों को हम दो पार्ट में देख सकते हैं। पहला है अलगाववाद। इन खतरों को भी हम दो पार्ट्स में देख सकते हैं। पहला है अलगाववाद और दूसरा है गृह युद्ध। तो मान लीजिए आपके सामने, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि नव स्वतंत्र देशों के सम्मुख किस प्रकार के खतरे हैं, तो आप इन 3 पॉइंट्स को लिखकर क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहला पॉइंट क्या है, पड़ोसी देश। दूसरा सीमा पार। सीमा पार में हम किसको रख सकते हैं, आतंकवाद को रख सकते हैं। आतंकवाद सीमा पार होता है या सीमा के अंदर होता है, सीमा पार से होता है। और यहाँ पर एक छोटा सा डिफरेंस रहता है टेररिज्म में और नक्सलाइड मूवमेंट में, ठीक है ना। हम जो कहते हैं आतंकवादी और नक्सलवादी में, दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जो आतंकवाद है वो सीमा के बाहर है और जो नक्सलवाद है वो सीमा के अंदर है। क्लियर है? नक्सलवादियों की अपनी एक डिमांड होती है जिसे हम भू राजनीति नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से डिस्कस करेंगे। सीमा पार में हम आतंकवाद को रखकर देख सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या है, देश के भीतर, कि हमारे देश के भीतर भी कई समस्याएं जैसे अलगाववाद और गृह युद्ध, ये दोनों हम अपनी पिछले पॉइंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर होगा। यहाँ से आपका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो फुल फॉर्म का बनता है। आपको शॉर्ट फॉर्म दी जाती है और उसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। ये एक रिपीटेबल क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में अगर क्वेश्चन आता है तो वो यही आएगा। तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे ताकि आप इसको अच्छे से और बाद में देख सकें। और अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो आपकी करंट एनसीईआरटी की बुक में ये चैप्टर नंबर 7 है, लेकिन आपके करंट सिलेबस में ये चैप्टर नंबर 5 है। इसमें पेज नंबर 105 पर आपको इन सभी के जो फुल फॉर्म्स हैं वो मिल जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहला जो है वो है ABM। ABM का फुल फॉर्म क्या है, एंटी ब्लास्टिक मिसाइल। 1972 में ये संधि की गई। यहाँ पर दूसरा जो है वो आपका है CWC। तो हिंदी वाले बच्चों के लिए तो यहाँ पर लिख दिया है रासायनिक हथियार संधि 1992, और जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लिख लेंगे CWC का केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, जो है वो CWC का फुल फॉर्म है। अगला है सॉल्ट, सामरिक अस्त्र परिसीमन संधि। तो ये बेटा 2 संधियाँ हुई थी, सॉल्ट 1 और सॉल्ट 2। इनके नाम ऐसे ही रहेंगे लेकिन टाइम ड्यूरेशन जो है वो चेंज रहेगा। नेक्स्ट है स्टार्ट। स्टार्ट है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि, यानी कि इसको दोबारा से रीवैल्यूएट किया गया। नेक्स्ट है NPT, जिसे हम अभी डिटेल में भी समझेंगे। NPT क्या है, परमाणु अप्रसार संधि 1968 में की गई। उसके बाद है BWC जैविक हथियार संधि, जो कि 1972 में की गई। तो चलिए यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं कि NPT क्या है। NPT क्या है, जनरली आप अलग अलग चैप्टर्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो NPT एक ऐसी संधि थी जिसने क्या किया, विश्व को 2 भागों में बांटा। NPT संधि ने क्या किया, विश्व को 2 भागों में बांटा। तो इसमें पहला भाग कौन सा था, जो परमाणु शक्ति संपन्न थे। क्या थे, परमाणु शक्ति संपन्न। और दूसरा क्या था, जो परमाणु शक्ति संपन्न नहीं थे। तो देखिए इस तरीके का जो ऑर्डर है
वो अपने आप में बड़ा प्रॉब्लमेटिक रहता है। तो ये विश्व को दो भागों में बांट रही थी। एक भाग कौन सा था? जिनके पास परमाणु शक्ति थी और जिसके पास परमाणु शक्ति नहीं थी। तो देखिए, जब भी हम शस्त्र नियंत्रण की बात करते हैं कि भाई विश्व में इस तरीके के हथियारों से क्या हो सकता है, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो हमें क्या करना चाहिए? उसको पूर्ण रूप से समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो P5 के देश हैं उनको ही केवल परमाणु शक्ति रखने का अधिकार मिला, बाकियों को नहीं मिला। और इसीलिए भारत ने, ध्यान रखेंगे किसने? भारत ने NPT पर हस्ताक्षर किए कि नहीं किए? नहीं किए, हस्ताक्षर नहीं किए। क्योंकि भारत ये मानता है, क्योंकि ये संधि जो है ये एक पक्षपात वाली संधि है। या तो आप इसको पूरे तरीके से समाप्त करें या फिर सभी देशों को इसे रखने का अधिकार प्राप्त किया जाए। क्लियर है बेटा? संधि कब हुई थी? जल्दी बताइए, शाबाश, 1968। तो इसमें क्या कहा गया कि 1967 से पहले जिन देशों ने इस हथियार को डेवलप कर लिया है उन्हें तो ये हथियार रखने की इजाज़त दी जाएगी, और जिन्होंने नहीं किया है उनको ये इजाज़त नहीं मिलेगी। क्लियर है बेटा? इसी वजह से भारत का जो परमाणु कार्यक्रम है उसमें कई डिले हुए। कल इसी के आगे हम CTBT को समझेंगे। NPT का नेक्स्ट स्टेप क्या है? CTBT है। कल का जो लेक्चर रहेगा हम उसमें यहीं से शुरू करेंगे। फटाफट बेटा इसको एक बार नोट कर लीजिए। देखिए, आप इस कॉन्सेप्ट को इस फिगर में देख सकते हैं। आपके NCERT की बुक में पेज नंबर 102 पर एक फिगर दिया हुआ है, और इस फिगर में क्या बताया गया है कि कुछ लोग जो हैं वो बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हैं और कुछ जो देश हैं वो छोटे देश हैं, बौने देश हैं। क्लियर है? तो ये जो बौने देश हैं, ये इनके बारे में क्या बताया गया कि ईरान हो गया या इराक हो गया, और ये जो बड़े बड़े देश हैं ये परमाणु शक्ति संपन्न, या हम कह सकते हैं जो P5 से रिलेटेड देश हैं, उन देशों को यहाँ पर दिखाया गया है। तो कार्टून बेस्ड जो आपका क्वेश्चन है वो भी यहाँ से कवर अप हो जाएगा। आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।